तो ठीक है, आज हम लोग गॉस लॉ इन डाइलेक्ट्रिक करेंगे। तो हम लोग ऑलरेडी गॉस लॉ कर चुके हैं नॉर्मल मीडियम में। तो हम लोग के हाँ, कोई कुछ बोलना चाह रहे हो? तो ये वाला नोट्स मैंने तुम लोग को भेज दिया है। तो आज ये वाला हम लोग पोर्शन कंप्लीट करेंगे। इसको कंप्लीट करने के बाद हम लोग का डाइलेक्ट्रिक का मोटा मोटी सारा चीज़ कंप्लीट हो जाएगा। ठीक है, और डाइलेक्ट्रिक का हम लोग बहुत सारा न्यूमेरिकल बना सकेंगे। एक दो टॉपिक उसका बचा हुआ रह जाएगा, वो सबका क्योंकि एग्जाम में आने के चांसेस कम है, तो हम लोग उसको लास्ट में डील करेंगे जब हम लोग के पास टाइम रहेगा। या फिर अगर ऐसा हुआ कि हम लोग को उसका दरकार है फ्यूचर में कोई एक पर्टिकुलर टॉपिक समझने के लिए, तब हम लोग उसको वापस रिवाइज करेंगे। ठीक है, तो अभी गॉस लॉ इन डाइलेक्ट्रिक मीडियम ये हम लोग को पहले निकालना है। तो इसके लिए हम लोग को चाहिए वही पुराना वाला जो हम लोग का क्लास है। लास्ट क्लास में हम लोग क्या निकाले थे? पोटेंशियल निकाले थे ड्यू टू अ डाइलेक्ट्रिक मीडियम। एक डाइलेक्ट्रिक मीडियम हम लोग मान लेते हैं कि पोलराइज हो जाता है। डाइलेक्ट्रिक 2, तो इसमें हम लोग निकाले थे पहले डाइपोल के चलते पोटेंशियल निकाले थे और इलेक्ट्रिक फील्ड निकाले थे। फिर उसी पोटेंशियल को यूज करके हम लोग एक डाइलेक्ट्रिक मीडियम के ऊपर इंटीग्रेट किए थे। ये रहा, यहाँ पे पहले पोलराइजेशन डिफाइन किया गया है, कितने टाइप का पोलराइजेशन वो होता है वो डिफाइन किए थे। फिर पोलराइजेशन का मैथमेटिकल एक्सप्रेशन क्या है वो हम लोग डिफाइन किए थे यहाँ पे। इट इज डाइपोल मोमेंट पर यूनिट वॉल्यूम ऑफ दैट वॉल्यूम। ठीक है, जस्ट डेंसिटी की तरह है। फिर उसके बाद हम लोग निकाले थे बॉन्ड चार्ज के कॉन्सेप्ट निकाले थे। तो उसके लिए हम लोग क्या किए थे, पहले एक छोटा सा मटेरियल ले लिए, पूरा एक डाइलेक्ट्रिक मटेरियल है, उसमें से एक छोटा सा पोर्शन ले लिए और इसका जो पोटेंशियल है वो इस पॉइंट पे निकाले। ये हम लोग को पता है इसका क्या पोटेंशियल होगा। पोटेंशियल का एक्सप्रेशन ये है जो हम लोग इसके आगे वाले क्लास में निकाले थे। तो इसमें हम लोग को पी की जगह क्या यूज़ करना है, इस छोटा सा मटेरियल का जो पोलराइजेशन है उसको यूज़ करना है। तो वो पोलराइजेशन निकालने के लिए हम लोग क्या करेंगे, डेफिनेशन का यूज़ करेंगे। तो हम लोग का डाइपोल मोमेंट का डेफिनेशन क्या था? P इज डाइपोल मोमेंट पर यूनिट वॉल्यूम। तो इसको अगर हम लोग डेल्टा से मिला मल्टीप्लाई कर देंगे, ये जो छोटा सा वॉल्यूम है डेल्टा, ये डेल्टा प्राइम, यहाँ पे डेल्टा प्राइम है, तो डेल्टा प्राइम से जब इसको मल्टीप्लाई कर देंगे तो हम लोग को ये इसका कितना पोलराइजेशन है वो मिल जाएगा। और वो पोलराइजेशन मिल जाएगा तो उसके चलते हम लोग यहाँ पे पोटेंशियल निकाल सकते हैं। तो वही निकाले हैं। और उसके बाद हम लोग क्या किए हैं, इसको आर प्राइम में इंटीग्रेट कर दिए हैं। ये आर प्राइम में हम लोग का वॉल्यूम है, तो इसको हम लोग आर प्राइम में ये एंटायर एरिया में या इंटायर वॉल्यूम में इसको इंटीग्रेट कर देंगे। तो हम लोग को टोटल जो पोटेंशियल है इस पॉइंट में मिल जाएगा। तो वही वाला चीज़ यहाँ पे किया गया है टोटल वॉल्यूम में निकालने के लिए, इसको सिर्फ इंटीग्रेट किया गया है। अब इस इंटीग्रेशन को हम लोग थोड़ा सा रीअरेंज किए हैं। यहाँ पे ये जो एक्सप्रेशन है, मैंने बोला था ना ये वाला एक्सप्रेशन में मुझे थोड़ा सा डाउट हो रहा है कि ये रॉन्ग है। ये एक्चुअली में राइट है, यहाँ पे कोई नेगेटिव साइन नहीं होगा, इसका यही एक्सप्रेशन है। ठीक है, ये ग्रिफिथ्स की बुक में तुम लोग देख सकते हो। ग्रिफिथ का बुक अगर तुम लोग के पास होगा तो इसमें यहाँ पे दिया हुआ है, इसको डिराइव भी कर सकते हैं। ये रहा 1/r इज इक्वल टू r बाई आर स्क्वायर। ये r कैप है, तो हम लोग यहाँ पे r कैप की जगह r वेक्टर लिख रहे हैं, तो ये r क्यूब हो जाएगा उस केस में, r बाई आर क्यूब। ठीक है, तो इसी चीज़ को हम लोग क्या किए हैं, यहाँ पे ये वाला फॉर्मूला लगा के इसको हम लोग ब्रेक किए हैं, दो पार्ट में ब्रेक किए हैं। इसको पार्शियल डिफरेंशिएशन से भी कर सकते हो। इंटीग्रेशन बाई पार्ट्स बोल के एक पार्ट होता है, तुम लोग शायद अभी मैथ्स में सीखोगे इंटीग्रेशन बाई पार्ट्स। तो इसको इंटीग्रेशन बाई पार्ट्स करके भी इस तरह से कर सकते हो, या फिर ये फॉर्मूला यूज़ करके भी कर सकते हो। हम लोग क्योंकि इंटीग्रेशन बाई पार्ट्स अभी तक किए नहीं है, तो हम लोग ये वाला फॉर्मूला यूज़ करके डायरेक्ट इसमें ये वैल्यू पुट करेंगे। तो ये वैल्यू पुट करने के बाद हम लोग इसमें थोड़ा सा रीअरेंजमेंट करते हैं। ठीक है, ये वाला यहाँ पे आके माइनस हो जाएगा, ये माइनस साइन आ गया हम लोग का, तो ये वाला टर्म माइनस हो गया और ये वाला टर्म प्लस रह गया। ठीक है, तो इस केस में यहाँ पे डाइवर्जेंस था ना, हाँ ये वाला मिस्टेक अभी भी रहेगी, तो इसको ठीक करना पड़ेगा। ये डाइवर्जेंस ऑफ दिस है, तो इसको हम लोग गॉस डाइवर्जेंस थ्योरम लगा के सरफेस इंटीग्रेशन में कन्वर्ट करेंगे, वॉल्यूम इंटीग्रेशन से। तो यहाँ पे देखो इसको सरफेस इंटीग्रेशन में कन्वर्ट कर दिए। अब इस केस में यहाँ पे हम लोगों ने एक्सप्लेन किया था कि ये वाला जो पोर्शन है इट बिहेव्स लाइक सरफेस चार्ज एंड दिस पोर्शन बिहेव्स लाइक वॉल्यूम चार्ज। तो दिस इज इक्वल टू आवर सिग्मा। सिग्मा इज इक्वल टू हम लोग लिख सकते हैं इस केस में P डॉट
n। ये हो गया हम लोग का सिग्मा, ये डॉट प्रोडक्ट है, ठीक है, तो ये स्केलर क्वांटिटी ही होगा। तो दिस इज आवर सिग्मा। एक सरफेस चार्ज के चलते जो पोटेंशियल आता है वो इस फॉर्म का होता है। अगर सरफेस चार्ज सिग्मा होगा तो हम लोग लिखेंगे सिग्मा डॉट डी, उसके चलते जो पोटेंशियल निकलेगा वो इस फॉर्म का होगा। तो दिस टर्म हेयर, ये एक हम लोग का सरफेस चार्ज की तरह बिहेव करता है। और यहाँ पे ये नेगेटिव साइन को अंदर ले जाओगे तो ये जो बचेगा डाइवर्जेंस, यहाँ पे ऊपर एरो होगा, इसमें एरो मिसिंग है, सब में एरो मिसिंग है, तो ये डाइवर्जेंस ऑफ P विथ माइनस साइन। ये वाला जो क्वांटिटी है ये वॉल्यूम चार्ज की तरह बिहेव करता है, रो। तो रो इंटू डेल्टा वो करेंगे हम लोग, तो हम लोग को चार्ज मिल जाएगा Q, उस वॉल्यूम में जो चार्ज है Q। एंड दिस इज सेम एज आवर एक्सप्रेशन फॉर पोटेंशियल एनर्जी। तो यहाँ पे देखो ये वाला जो टर्म है ये वॉल्यूम की तरह बिहेव करता है। वॉल्यूम की तरह क्यों बिहेव करता है, यहाँ पे देखो डेल्टा हो रहा है, वॉल्यूम के साथ इसका इंटीग्रेशन हो रहा है, तो हेयर इट इज वॉल्यूम चार्ज, और इसका सरफेस के साथ इंटीग्रेशन हो रहा है, तो दिस इज आवर सरफेस चार्ज डेंसिटी। ठीक है, इस टर्म को याद रखना बहुत इजी है, जस्ट तुम लोग ये दो चीज याद रखो। तो एक के चलते सरफेस के चलते जो पोटेंशियल आता है वो लिखोगे, फिर वॉल्यूम के चलते जो पोटेंशियल आता है वो लिखोगे डेल्टा हो, और यहाँ पे दोनों जगह क्यू को रिप्लेस कर दोगे पी डॉट एन से, और डी ए पे इंटीग्रेशन करोगे, और यहाँ पे चार्ज की जगह लिखोगे ये वाला क्वांटिटी, ये जो क्वांटिटी है इसको लिखोगे। तो यहाँ पे हम लोग देख रहे हैं कि एक डाइइलेक्ट्रिक के केस में हम लोग के पास दो टाइप का चार्जेस आता है, एक सरफेस चार्ज और एक वॉल्यूम चार्ज। इसका फिजिकल एक्सप्लेनेशन यहाँ पे दिया गया था कि सपोज एक डाइइलेक्ट्रिक को हम लोग एक इलेक्ट्रिक फील्ड में रखते हैं, तो इलेक्ट्रिक फील्ड में रखेंगे तो क्या होगा, ये इलेक्ट्रिक फील्ड है हम लोग का, इसमें इस डाइइलेक्ट्रिक को रखे तो इसमें पोलराइजेशन इंड्यूस होगा, नेगेटिव चार्ज इधर चला जाएगा, पॉजिटिव यहाँ पे आ जाएगा। ये जो अंदर वाला बॉक्स है यहाँ पे सारा का सारा जो पोलराइजेशन है एक दूसरे को कैंसिल कर देगा। तो देखो सरफेस पे कुछ चार्ज रह जाता है, यहाँ पे नेगेटिव, यहाँ पे पॉजिटिव। तो ये हो गया हम लोग का इंड्यूस्ड सरफेस चार्ज, बॉन्ड चार्ज है, ठीक है। अब ऐसा हो सकता है कि ये मीडियम में सब जगह जो पोलराइजेशन अंदर इंड्यूस हो रहा है वो इक्वल अमाउंट का नहीं हो, अनइक्वल अमाउंट का भी हो सकता है। तो उस केस में क्या होगा, अनइक्वल अमाउंट का अगर पोलराइजेशन इंड्यूस हो रहा है तो यहाँ पे नेगेटिव पॉजिटिव हुआ, और यहाँ पे क्या हो सकता है ज़्यादा पोलराइजेशन इंड्यूस हो सकता है, कोई एक दूसरे टाइप का मॉलिक्यूल आ गया बीच में, तो इस केस में क्या होगा, ज़्यादा पोलराइजेशन इंड्यूस होगा। तो उस केस में क्या होगा, ये जो प्लस चार्ज है ये इसको पूरी तरह नेगेटिव चार्ज को कैंसिल नहीं कर पाएगा, और यहाँ पे हम लोग के पास अंदर विद इन डाइइलेक्ट्रिक के अंदर कहीं पे हम लोग के पास एक चार्ज उसमें बच जाएगा। तो दिस चार्ज, ये चार्ज हम लोग का वॉल्यूम चार्ज डेंसिटी की तरह बिहेव करेगा। ये वाला जो चार्ज है नेगेटिव चार्ज, स्क्रीन स्टॉप हो गया सर। स्क्रीन स्टॉप हो गया नहीं, जमाल अख्तर इज प्रेजेंटिंग। जमाल क्या कर रहे हो भाई, अपना स्क्रीन प्रेजेंटेशन बंद करो, वो सब एक्सपेरिमेंट बाद में कर लेना अकेले जब बैठे रहोगे, ठीक है। अब स्क्रीन दिखाई दे रहा है सबको? नो सर। हाँ नो सर। रिज्यूम योर प्रेजेंटेशन। हाँ आप दिखाई दे रहे हैं? यस सर। यस सर। हाँ जमाल, बीच बीच में एक्सपेरिमेंट मत करो, वैसे एक्सपेरिमेंट करोगे तो दिक्कत हो जाएगा, और वैसा एक्सपेरिमेंट करोगे तो मैं तुमको ब्लैक लिस्ट कर दूंगा फिर यहाँ से। सॉरी सर, क्लास ओवर होगा उसके बाद एक्सपेरिमेंट करते रहना। हाँ तो कहाँ पे हम लोग थे, कितने दूर तक दिखाई दिया? ये अभी तक ही हम लोग पुराना वाला ही रिवाइज कर रहे हैं, ठीक है। तो यहाँ पे जो सरफेस चार्ज डेंसिटी है देख रहे हो, यहाँ पे सरफेस चार्ज डेंसिटी इंड्यूस हो जाता है, और कुछ वॉल्यूम चार्ज डेंसिटी इंड्यूस होगा जब हम लोग के पास इक्वल अमाउंट ऑफ पोलराइजेशन इंड्यूस नहीं होगा नियर बाई चार्जेस में। सपोज एक मॉलिक्यूल है, दूसरा एक और अलग टाइप का मॉलिक्यूल है, इसका पोलराइजेशन ज़्यादा है, इसका थोड़ा कम है, तो इसमें क्या होगा, ये प्लस और नेगेटिव चार्ज ये दोनों एक दूसरे को कैंसिल नहीं करेगा, तो यहाँ पे एक सम अमाउंट ऑफ माइनस क्यू चार्ज आ जाएगा वॉल्यूम के अंदर, ठीक है। यहाँ पे कहीं पे एक जगह माइनस क्यू चार्ज आ जाएगा, इस तरफ प्लस क्यू चार्ज आ जाएगा, तो इस तरफ प्लस क्यू चार्ज आ जाएगा, कहीं पे माइनस क्यू चार्ज आ जाएगा। तो इससे हम लोग को क्या है, डाइइलेक्ट्रिक के अंदर ही कहीं पे हम लोग को चार्ज डेंसिटी मिलेगा। तो ये जो मिल रहा है हम लोग को अभी चार्ज डेंसिटी, यहाँ पे देखो, यहाँ पे ये जो नेगेटिव चार्ज है ये भी अपना एक इलेक्ट्रिक फील्ड प्रोड्यूस करेगा, यहाँ पे जो पॉजिटिव चार्ज है ये भी अपना एक इलेक्ट्रिक फील्ड प्रोड्यूस करेगा, इसके अंदर वॉल्यूम के अंदर जो चार्ज है वो भी एक अपना इलेक्ट्रिक फील्ड प्रोड्यूस करेगा, है ना।
अब इस डाइलेक्ट्रिक के अंदर हो सकता है कि हम लोग के पास कुछ फ्री चार्ज हो, हम लोग बाहर से कुछ इलेक्ट्रॉन लाके इसमें डाल दिए जबरदस्ती, तो इसमें कुछ प्लस इलेक्ट्रॉन या प्रोटॉन कुछ भी डाले हैं, सपोज मान लेते हैं पॉजिटिव चार्ज इसके अंदर डाल दिए कुछ, तो ये हो गया हम लोग का फ्री चार्ज। अब ये फ्री चार्ज के चलते भी एक इलेक्ट्रिक फील्ड प्रोड्यूस होगा। ये जो नेगेटिव चार्ज यहाँ पे सरफेस में इंड्यूस हुआ है, ये भी एक इलेक्ट्रिक फील्ड प्रोड्यूस करेगा, ये पॉजिटिव चार्ज भी इलेक्ट्रिक फील्ड इंड्यूस करेगा। तो ये सरफेस के चलते इलेक्ट्रिक फील्ड कहाँ पे होगा, इस डायरेक्शन में होगा। बाहर से हम लोग एक इलेक्ट्रिक फील्ड लगाए हैं इस डायरेक्शन में, इस तरफ इस डायरेक्शन में एक इलेक्ट्रिक फील्ड प्रोड्यूस हो रहा है सरफेस चार्ज के चलते। अब यहाँ पे अंदर वॉल्यूम चार्ज डेंसिटी हो सकता है ड्यू टू पोलराइजेशन, अनइवन पोलराइजेशन, तो उसके चलते भी एक इलेक्ट्रिक फील्ड प्रोड्यूस होगा। और अगर हम लोग के पास कोई फ्री चार्ज है तो वो फ्री चार्ज के चलते भी एक इलेक्ट्रिक फील्ड प्रोड्यूस होगा। तो ये तीनों टाइप का जो इलेक्ट्रिक फील्ड प्रोड्यूस हो रहा है, तीनों को हम लोग ऐड करेंगे और हम लोग इसके चलते टोटल कितना फ्लक्स जनरेट हो रहा है इस डाइलेक्ट्रिक में वो निकालेंगे। तो अगर हम लोग टोटल फ्लक्स निकाल लेते हैं तो फिर हम लोग गॉस लॉ इसके ऊपर भी अप्लाई कर सकते हैं, ठीक है। तो अब हम लोग इस केस में गॉस लॉ अप्लाई करेंगे कि डाइलेक्ट्रिक में गॉस लॉ कैसा हो जाता है, यही वाला चीज हम लोग इस मॉड्यूल में करेंगे। तो यहाँ पे ये देखो हम लोग के पास एक डाइलेक्ट्रिक है, ठीक है। डाइलेक्ट्रिक के अंदर हम लोग के पास हो सकता है कुछ सरफेस हो सकता है कोई सरफेस ना भी हो अंदर। तो हम लोग जनरल केस पकड़ते हैं कि हम लोग के पास यहाँ पे 3 सरफेस है, अंदर छेद है 3, स्फेरिकल शेप या कोई भी शेप का छेद हो सकता है, ठीक है। अब इसके अंदर हम लोग क्या करते हैं, एक छोटा सा अपना इमेजिनरी वॉल्यूम बना लेते हैं, एक इमेजिनरी वॉल्यूम लेते हैं और उसका सरफेस को हम लोग डिनोट करते हैं इस एस से, और इसका जो सरफेस है इसको हम लोग S1 से डिनोट कर रहे हैं, इसका जो सरफेस है इसको हम लोग S2 से डिनोट कर रहे हैं, और इसका जो सरफेस है इसको हम लोग S3 से डिनोट कर रहे हैं, ठीक है। ये सब जो है ये सब छेद है, और ये वाला क्या है, ये हम लोग का इमेजिनरी बाउंड्री है। यहाँ पे कोई बाउंड्री नहीं है एक्चुअली में, हम लोग ये एक गॉसियन सरफेस ले रहे हैं यहाँ पे, ठीक है, इमेजिनरी गॉसियन सरफेस ले रहे हैं। तो हर एक मीडियम में, कोई भी मीडियम हो, उस पर ये गॉस लॉ हमेशा यूनिवर्सली होल्ड करता है, ठीक है। गॉस लॉ क्या बताता है, गॉस लॉ हम लोग को बताता है कि टोटल फ्लक्स इनसाइड दिस सरफेस शुड बी इक्वल टू चार्ज इनक्लोज्ड बाय परमिटिविटी ऑफ द फ्री स्पेस, है ना, टोटल चार्ज इनक्लोज्ड बाय परमिटिविटी ऑफ द फ्री स्पेस। अब ये क्योंकि डाइलेक्ट्रिक है तो इसमें हम लोग के पास क्या है, बॉन्ड चार्ज भी आएगा। जैसे हम लोग लास्ट टाइम देखे कि 2 टाइप का बॉन्ड चार्ज आता है, एक सरफेस पे एक वॉल्यूम में। तो जो सरफेस वाला चार्ज आएगा वो सरफेस वाला चार्ज कहाँ पे आएगा, इस डाइलेक्ट्रिक में, ये सरफेस S1 में आएगा। अगर हम लोग यहाँ पे एक इलेक्ट्रिक फील्ड लगाते हैं इसमें तो क्या होगा, यहाँ पे सरफेस पे चार्ज इंड्यूस होगा, है ना। तो इसके चलते यहाँ पे इस सरफेस पे बॉन्ड चार्ज आएगा, सरफेस 2 में बॉन्ड चार्ज आएगा, सरफेस 3 में भी हम लोग का बॉन्ड चार्ज आएगा, और ये सरफेस 1 जो है S1, इसमें कोई बॉन्ड चार्ज आएगा, सरफेस चार्ज, क्योंकि ये सरफेस नहीं है तो यहाँ पे कोई भी सरफेस चार्ज नहीं आएगा, ये वॉल्यूम के अंदर ही है। यहाँ पे हम लोग ये बाउंड्री बनाएंगे जस्ट इसका, तो इस सरफेस पे कोई भी सरफेस चार्ज इंड्यूस नहीं होगा, ठीक है। और दूसरा एक और जो चार्ज इसके अंदर इंड्यूस होगा वो है वॉल्यूम चार्ज। तो इसमें 2 टाइप का चार्ज इंड्यूस होगा, और हो सकता है कि प्लस इसमें कोई फ्री चार्ज हो इसके अंदर। तो इसके अंदर 3 टाइप्स का चार्ज हो सकता है, एक तो बॉन्ड चार्ज, एक फ्री चार्ज। और बॉन्ड चार्ज का भी 2 टाइप का डिवीजन होगा, एक जो सरफेस के अंदर इंड्यूस होगा और दूसरा जो वॉल्यूम में इंड्यूस होगा, ठीक है। तो यहाँ पे हम लोग टोटल चार्ज Q इंक्लोज्ड इसको लिख सकते हैं बॉन्ड चार्ज प्लस फ्री चार्ज। जो हम लोग का इस वॉल्यूम के अंदर है वो हो सकता है बॉन्ड चार्ज ड्यू टू पोलराइजेशन, ये जो है पोलराइजेशन के चलते आता है, और ये जो है फ्री चार्ज है जो अलग से बाहर से अंदर डाला गया है। तो अब फॉर अ गिवन वॉल्यूम इंक्लोज्ड इनसाइड सरफेस, इस सरफेस के अंदर हम लोग क्या लिख सकते हैं, क्यू बॉन्ड को लिख सकते हैं सरफेस चार्ज जो हम लोग का इंड्यूस हो रहा है। सरफेस चार्ज का हम लोग का एक्सप्रेशन क्या था, इस केस में देखो सरफेस चार्ज का था P डॉट डी ए, ये हो गया हम लोग का सरफेस चार्ज जो इंड्यूस हो रहा है इसमें। तो यही वाला सेम एक्सप्रेशन कहाँ गया, 3, हाँ 3, ये देखो P डॉट डी एस यहाँ पे लिख दी, ठीक है। ये है हम लोग का सरफेस चार्ज। तो ये कहाँ पे हो रहा है, देखो ध्यान दो यहाँ पे इंटीग्रेशन में, ये हो रहा है S1 पे सरफेस चार्ज इंड्यूस होगा, S2 पे सरफेस चार्ज इंड्यूस होगा, और S3 पे सरफेस चार्ज इंड्यूस होगा। ये जो सरफेस है बाहर वाला सरफेस जो गॉसियन सरफेस है,
इस पे कोई सरफेस चार्ज इंड्यूस नहीं हो रहा है क्योंकि ये डाइलेक्ट्रिक के अंदर ही है, ये बाउंड्री नहीं है। डाइलेक्ट्रिक का ये बाउंड्री हो गया, तो यहाँ पे कुछ सरफेस चार्ज इंड्यूस हो सकता है, यहाँ पे इंड्यूस हो सकता है, ये वाले जगह पे इंड्यूस हो सकता है, लेकिन इस जगह पे अंदर में कहीं पे सरफेस चार्ज इंड्यूस नहीं होगा। सरफेस चार्ज सिर्फ सरफेस पे इंड्यूस होगा, है ना। और ये हम लोग का सरफेस नहीं है, ये जस्ट एक बाउंड्री बनाए हैं हम लोग, इमेजिनरी बाउंड्री। तो इसलिए इस इंटीग्रेशन में देखो एस नहीं है, यहाँ पे एस ऐड नहीं किया हुआ इस इंटीग्रेशन, ठीक है, ये वाला पोर्शन नहीं है। और दूसरा क्वांटिटी हो गया हम लोग का ड्यू टू वॉल्यूम चार्ज। तो वॉल्यूम चार्ज हम लोग का क्या था, इस वाले एक्सप्रेशन में फिर चले जाते हैं एक और बार। ये देखो वॉल्यूम चार्ज था यहाँ पे माइनस ऑफ डाइवर्जेंस ऑफ पी इंटू डेल्टा। तो इसको अगर हम लोग पूरा वॉल्यूम में इंटीग्रेट कर देंगे तो हम लोग को टोटल वॉल्यूम चार्ज मिल जाएगा। तो यही वाला क्वांटिटी यहाँ पे लिखा गया है इंटू डेल्टा। तो ये हम लोग को टोटल चार्ज, बॉन्ड चार्ज इनसाइड दिस मीडियम मिल गया, ठीक है। अब यहाँ पे देखो हम लोग थोड़ा सा ट्रिक यूज करेंगे। इस केस में हम लोग क्या करते हैं, ये जो हम लोग का इंटीग्रेशन है ये क्या है, डाइवर्जेंस ऑफ पी इंटू डेल्टा। ये वॉल्यूम इंटीग्रेशन है, इसको हम लोग सरफेस इंटीग्रेशन में कन्वर्ट कर सकते हैं गॉस डाइवर्जेंस थ्योरम अप्लाई करके। तो ये देखो ये यहाँ पे वॉल्यूम में इंटीग्रेट हो रहा है, यहाँ पे ये सरफेस पे इंटीग्रेट होता है, ये वॉल्यूम में इंटीग्रेट होता है। तो इसको जब हम लोग सरफेस पे इंटीग्रेट करेंगे तो क्या करेंगे, अब जितना भी सरफेस है सारा सरफेस लेंगे। तो हम लोग का पहला सरफेस कौन सा होगा, ये वाला सरफेस होगा। यहाँ से कितना फ्लक्स निकल रहा है इस सरफेस से, ये निकालेंगे। इस सरफेस से कितना फ्लक्स निकल रहा है ये निकालेंगे। जस्ट इलेक्ट्रिक फील्ड की तरह इमेजिन करो। वी कैन नॉट यूज वर्ड फ्लक्स हेयर, ठीक है, हम लोग फ्लक्स वर्ड यूज नहीं कर सकते हैं, लेकिन क्योंकि तुम लोग फ्लक्स से ऑलरेडी फैमिलियर हो तो वो सेम टर्मिनोलॉजी हम लोग यहाँ पे यूज कर रहे हैं। पहले वाले केस में बॉन्ड चार्ज था, इट वाज नॉट फ्लक्स। अब हम लोग इस टोटल वॉल्यूम से फ्लक्स निकाल रहे हैं। तो इस टोटल वॉल्यूम का फ्लक्स कहाँ से निकलेगा, इस सरफेस से निकलेगा, एस से। S1 से जो फ्लक्स निकल रहा है वो, S2 से जो फ्लक्स निकल रहा है वो, और S3 से जो फ्लक्स निकल रहा है वो, ये सारे फ्लक्स को हम लोग ऐड कर देंगे तो हम लोग को टोटल फ्लक्स मिल जाएगा, विच शुड बी इक्वल टू डाइवर्जेंस ऑफ P इंटू डेल्टा, ठीक है। तो इस केस में देखो यहाँ पे जब सरफेस इंटीग्रेशन में कन्वर्ट करते हैं तो ये पहला सरफेस, आउटर सरफेस, जो गॉसियन सरफेस हम लोग बनाए थे वो वाला गॉसियन सरफेस। फिर अंदर कोई सरफेस है तो वो S1, एक और सरफेस है S2, एक और सरफेस है S3, ये और भी ज़्यादा हो सकता है, ठीक है। यहाँ पे हम लोग 3 ही लिए हैं, लेकिन इससे ज़्यादा भी तो इससे ज़्यादा भी सरफेस हम लोग के पास हो सकता है, ठीक है। तो उस केस में भी सेम थिंग होल्ड करेगा। तो यहाँ पे ये डॉट 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 और सरफेस हो जाएगा, ठीक है। अब देखो अब हम लोग क्या कर रहे हैं, ये वाला जो वैल्यू है इसको यहाँ पे डाल दो। ये यहाँ पे माइनस साइन नहीं है, प्लस साइन है, यहाँ पे माइनस साइन है, तो यहाँ पे माइनस हो जाएगा। तो यहाँ पे एक माइनस साइन हो जाएगा हम लोग का, ठीक है। तो उस केस में देखो क्या होगा, ये माइनस साइन हो गया, ये वाला इंटीग्रेशन और ये वाला इंटीग्रेशन सेम है, S1 टू S3, S1 टू S3 यहाँ पर भी है। तो ये दोनों एक दूसरे को कैंसिल कर देगा। तुम लोग को दिखाई दे रहा है सर? यस सर, दिख रहा है। हाँ दिख रहा है। तो देखो ये वाला इंटीग्रेशन में ये वाला जो पोर्शन है S1 S2 S3 ये वाले को कैंसिल कर देगा, बचेगा क्या, सिर्फ ये वाला पोर्शन, ठीक है। तो यहाँ पे विथ माइनस साइन फिर छूट गया, यहाँ पे एक माइनस साइन होगा। तो विथ माइनस साइन, क्योंकि देखो यहाँ पे माइनस है, तो विथ माइनस साइन सिर्फ सरफेस एस जो हम लोग का गॉसियन सरफेस का एरिया है वो सरफेस पे सिर्फ इंटीग्रेशन होगा। अंदर क्या है नहीं है उससे अब कोई मतलब नहीं, वो कैंसल आउट कर दिया, ठीक है। ये वाला जो अंदर वाला सरफेस है ये सारा कैंसल आउट हो गया। तो सिर्फ हम लोग का ये जो गॉसियन सरफेस है इसी के ऊपर हम लोग को पोलराइजेशन का इंटीग्रेशन करना है, ये रहा P डॉट ds। तो अगर इसको इलेक्ट्रिक फील्ड की तरह ट्रीट करते हो, पोलराइजेशन को नहीं कर सकते लेकिन मान लेते हैं इलेक्ट्रिक फील्ड की तरह ट्रीट करते हैं, तो हम लोग को सिर्फ फ्लक्स निकालना है फ्रॉम दिस इंटायर सरफेस S, इमेजिनरी सरफेस S से, ठीक है। अंदर का जो सरफेस है वो सब एक दूसरे को कैंसल आउट कर देगा।
तो उस केस में हम लोग फिर से अपना ये वाला जो इक्वेशन है क्यू इनक्लोज्ड को हम लोग क्या लिखते हैं, क्यू बी प्लस क्यू फ्री, बॉन्ड चार्ज प्लस फ्री चार्ज, है ना। तो ये वाला गॉस लॉ हम लोग अब इस फॉर्म में लिख सकते हैं, क्यू फ्री प्लस क्यू बॉन्ड बाई परमिटिविटी ऑफ फ्री स्पेस। ठीक है, अब ये वाला कांस्टेंट को हम लोग इधर ले जाते हैं, ये यहाँ पे आ गया, और हम लोग का ये जो क्यू बॉन्ड का जो वैल्यू है वो वैल्यू यहाँ पे पुट कर देते हैं। देखो यहाँ पे माइनस हो गई, ठीक है, तो यहाँ पे ये माइनस वैल्यू यहाँ पे आ जाएगा पी डॉट डी एस इंटू ये हो गया हम लोग का फ्री चार्ज, जो उस वॉल्यूम के अंदर फ्री चार्ज है वो अलग से है, तो ये रहा, ये फ्री चार्ज हो गया। अब इस टर्म को क्या कर सकते हैं, देखो ये दोनों इंटीग्रेशन ऑलमोस्ट सेम टाइप का, सरफेस के ऊपर इंटीग्रेशन हो रहा है, तो इसको हम लोग इस तरफ ले जाके एक ही इंटीग्रेशन के अंदर ला सकते हैं। तो इसको इस तरह से लिख सकते हैं रीअरेंज करके, परमिटिविटी ऑफ फ्री स्पेस इंटू इलेक्ट्रिक फील्ड प्लस पोलराइजेशन इंटू डी एस, दिस इज इक्वल टू क्यू फ्री। ठीक है, फ्री चार्ज जो है दिस इज इक्वल टू फ्री चार्ज इंक्लोज्ड इनसाइड दैट डाइलेक्ट्रिक। तो ये वाला जो क्वांटिटी है, इस क्वांटिटी को हम लोग बोलते हैं इलेक्ट्रिक डिस्प्लेसमेंट, और इसको हम लोग सिंबल डी से रिप्रेजेंट करते हैं। ठीक है, ये वाला बहुत इंपॉर्टेंट टर्म है। इलेक्ट्रिक डिस्प्लेसमेंट के बारे में तुम लोग के पास एग्जाम में डेफिनेशन आ सकता है, शायद आया भी था इस बार, तो इसका डेरिवेशन भी आ सकता है, बहुत ज़्यादा कुछ कॉम्प्लिकेटेड नहीं है, बहुत सिंपल है। तो ये वाला डेरिवेशन आएगा तो डेरिवेशन करोगे, और इलेक्ट्रिक डिस्प्लेसमेंट का क्या डेफिनेशन है उसको एकदम अच्छे से मेमोराइज कर लो, क्योंकि न्यूमेरिकल कैलकुलेशन के लिए भी आएगा तो तुम लोग को ये वाला टर्म यूज़ करना पड़ेगा। हो सकता है कोई मटेरियल का पोलराइजेशन दे दे, इलेक्ट्रिक फील्ड दे दे और बोले कि कैलकुलेट इलेक्ट्रिक डिस्प्लेसमेंट, तो ये वाला फॉर्मूला याद रहना चाहिए हमेशा। तो इस केस में हम लोग डी को इस तरह से डिफाइन करते हैं, और उस केस में ये जो गॉस लॉ है हम लोग का, ये गॉस लॉ ही है। देखो हम लोग कहाँ से स्टार्ट किए थे, गॉस लॉ से स्टार्ट किए थे, तो ये हो गया हम लोग का गॉस लॉ फॉर डाइलेक्ट्रिक। तो अब इलेक्ट्रिक डिस्प्लेसमेंट के टर्म में हम लोग गॉस लॉ लिख सकते हैं। तो गॉस लॉ हम लोग जब इलेक्ट्रिक डिस्प्लेसमेंट के टर्म में लिखते हैं तो वो इस तरह का हो जाएगा। ठीक है, दिस इज सरफेस इंटीग्रेशन, क्लोज लूप सरफेस इंटीग्रेशन, डी डॉट डी एस इज इक्वल टू फ्री चार्ज इंक्लोज्ड इनसाइड द डाइलेक्ट्रिक। और इसमें कहीं पे भी कोई पोलराइजेशन चार्ज नहीं होगा। पोलराइजेशन का जो भी वैल्यू आता है डाइलेक्ट्रिक के अंदर वो सारा कहाँ चला जाता है, डी के अंदर चला जाता है। ये देखो डी के अंदर पोलराइजेशन आ गया, तो ये डाइलेक्ट्रिक में जो पोलराइजेशन होता है उसके चलते जो भी इलेक्ट्रिक फील्ड मॉडिफाई होगा, तो उसके चलते जो भी इलेक्ट्रिक फील्ड मॉडिफाई होगा वो सारा का सारा पी के अंदर आ जाएगा, और यहाँ पे हम लोग इसको फ्री चार्ज के चलते डिस्प्लेसमेंट निकाल सकते हैं। तो एक डाइलेक्ट्रिक के केस में हम लोग ये वाला गॉस लॉ यूज करेंगे। ठीक है, अब इसी का हम लोग डिफरेंशियल फॉर्म भी निकाल सकते हैं, फिर इस पर हम लोग गॉस लॉ अप्लाई करेंगे, गॉस लॉ या डाइवर्जेंस थ्योरम, दूसरा वाला थ्योरम अप्लाई करेंगे, डाइवर्जेंस थ्योरम अप्लाई करेंगे हम लोग इसके ऊपर। तो इस इंटीग्रेशन के ऊपर ये क्योंकि क्लोज सरफेस इंटीग्रेशन है तो उसके ऊपर हम लोग डाइवर्जेंस थ्योरम अप्लाई कर सकते हैं, और सरफेस इंटीग्रेशन को वॉल्यूम इंटीग्रेशन में कन्वर्ट कर सकते हैं, सेम थिंग है। तो हम लोग इसको लिख सकते हैं डाइवर्जेंस ऑफ डी इंटू डेल्टा। ठीक है, अब हम लोग का जो फ्री चार्ज है, फ्री चार्ज को हम लोग फ्री चार्ज डेंसिटी के हिसाब से लिख सकते हैं। कोई एक वॉल्यूम में अगर हम लोग के पास फ्री चार्ज डेंसिटी है तो उसको इस तरह से लिख सकते हैं। तो उस केस में हम लोग का वही गॉस लॉ, आगे वाला गॉस लॉ वो इस तरह से हो जाएगा। यहाँ पे देखो ये वाला एक्सप्रेशन की जगह ये एक्सप्रेशन आ गया, और ये जो क्यू फ्री है, क्यू फ्री की जगह ये वाला एक्सप्रेशन यहाँ पे आ गया। तो ये हो गया हम लोग का इंटीग्रेशन। अब इस केस में क्या हो सकता है, ये डेल्टा और डेल्टा हटा दो, इंटीग्रेशन हटा दो, इट शुड होल्ड फॉर ऑल वॉल्यूम। तो उस केस में ये वाला एक्सप्रेशन हम लोग को मिलेगा। दिस इज आवर गॉस लॉ इन डिफरेंशियल फॉर्म और डाइलेक्ट्रिक। और रो एफ जो है दिस इज फ्री चार्ज डेंसिटी, इसका पोलराइजेशन चार्ज से कोई लेना देना नहीं है, पोलराइजेशन जो है वो डी के अंदर आ जाता है। ठीक है, अब यहाँ पे इसका कुछ प्रॉपर्टी दिया हुआ है, ऑक्सिलरी वेक्टर, डी इज एन ऑक्सिलरी वेक्टर। ठीक है, ये हम लोग अपनी सुविधा के लिए बनाए, ऐसा कोई वेक्टर नहीं होता है इन रियलिटी।
इन रियलिटी सिर्फ इलेक्ट्रिक फील्ड होता है, और वो इलेक्ट्रिक फील्ड के चलते जो एक डाइलेक्ट्रिक मीडियम में मॉडिफिकेशन होता है, वो सारी चीज़ें होती हैं, ठीक है। और इसको हम लोग ज़्यादा इजीली मैथमेटिकली एक्सप्रेस कर सकें, इसलिए हम लोग टर्म डी को इंट्रोड्यूस किए हैं, जिसको हम लोग बोलते हैं इलेक्ट्रिक डिस्प्लेसमेंट, ठीक है। इस इलेक्ट्रिक डिस्प्लेसमेंट का और भी बहुत सारा फिजिकल सिग्निफिकेंस है जो हम लोग बाद में पढ़ेंगे। तो इसको हम लोग बोलते हैं ऑक्सिलरी वेक्टर। एग्जाम में कभी कभी क्वेश्चन आ सकता है वेदर डी इज एन ऑक्सिलरी वेक्टर और नॉट, इस टाइप का कुछ क्वेश्चन, ठीक है। डी इज फील्ड ऑफ फ्री चार्ज ओनली, ई इज आवर फंडामेंटल इलेक्ट्रिक वेक्टर, ई हम लोग का मोस्ट इंपॉर्टेंट वेक्टर है, डी हम लोग डिफाइन किए हैं अपनी सुविधा के हिसाब से। अब कुछ कुछ टर्म्स है जैसे इलेक्ट्रिकल ससेप्टिबिलिटी, परमिटिविटी और डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट, ये सारा चीज की होगे। परमिटिविटी तो की हो, परमिटिविटी हुआ है तुम लोग का? कृष्णा परमिटिविटी की हो कभी? सर परमिटिविटी एंड फ्री स्पेस ना, परमिटिविटी इन फ्री स्पेस और परमिटिविटी इन डाइलेक्ट्रिक यस सर। ये हो ना। डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट के बारे में कभी सुने हो? यस सर। के हाँ के से सुनिए कैलकुलेट सर। करते हैं। कृष्णा तुम सुने हो? क्या हुआ कृष्णा, कुछ बोलो। कृष्णा तो माइक ही म्यूट कर दिया, एकदम बगावत कर दिया। कहाँ हो कृष्णा? आवाज नहीं आ रहा तुम्हारा, एकदम आवाज नहीं आ रहा, बहुत हल्का हल्का आ रहा है। तो ठीक है, कृष्णा का आवाज नहीं आ रहा है, इसको नेक्स्ट डे पकड़ेंगे। तो यहाँ पे ये तीन टर्म्स के बारे में हम लोग अभी जानेंगे, इलेक्ट्रिक ससेप्टिबिलिटी, परमिटिविटी और डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट। ये सब वैसे तुम लोग के सिलेबस में नहीं है, लेकिन क्वेश्चन जब आएगा न्यूमेरिकल उसमें ये सारे टर्म्स यूज किए जाएंगे, ठीक है। सर डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट वही ना जो के हम लोग के से डिनोट करते हैं। हाँ वही वाला चीज है, सेम वही चीज है, उसी का वैल्यू हम लोग यहाँ पे निकालेंगे इन टर्म्स ऑफ इलेक्ट्रिक ससेप्टिबिलिटी एंड परमिटिविटी ऑफ द फ्री स्पेस एंड परमिटिविटी ऑफ अ मीडियम, ठीक है। तो बहुत सारा ऐसा डाइलेक्ट्रिक होता है जिसमें क्या होता है, जो पोलराइजेशन होता है ना, दैट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू इलेक्ट्रिक। ये जनरली ट्रू नहीं होता है, थोड़ा सा भी स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रिक फील्ड निकाल लगाओगे तो इट इज नॉट डायरेक्टली प्रोपोर्शनल, हो सकता है इट विल डिपेंड अपॉन ई स्क्वायर या ई क्यूब। लेकिन जनरली देखा जाता है कि अगर हम लोग का इलेक्ट्रिक फील्ड बहुत छोटा है, बहुत स्मॉल इलेक्ट्रिक फील्ड है, तो उस केस में क्या होता है, पोलराइजेशन इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू इलेक्ट्रिक फील्ड, ठीक है। तो उस केस में हम लोग क्या लिख सकते हैं, पी इज इक्वल टू, ये लिख सकते हैं एप्सिलॉन 0 इंटू काई इंटू ई। तो ये जो है काई, इसको हम लोग बोलते हैं इलेक्ट्रिकल ससेप्टिबिलिटी, ठीक है। यही जो प्रोपोर्शनलिटी कांस्टेंट है, इस प्रोपोर्शनलिटी सर कांस्टेंट वो को हम लोग, कैपिटल एक्स है क्या? नहीं कैपिटल एक्स नहीं है, ये है ग्रीक सिंबल है, ओके सर। ठीक है। इस ग्रीक सिंबल का नाम है शायद काई, तो देख लेते हैं। काई है, देखो यहाँ पे लिखा हुआ ना, माने ये ग्रीक में तुम्हारा काई हो गया, ये 20 मोर, ये हो गया जीटा इलेक्ट्रॉन स्पिलॉन।
ये हो गया शाई, जाई, शाई, ये रहा शाई है, ठीक है। तो ये वाला सिंबल यूज करते हैं हम लोग जनरली इलेक्ट्रिक ससेप्टिबिलिटी को रिप्रेजेंट करने के लिए, शाई सिंबल, ठीक है। तो हम लोग कहाँ पे थे, ये रहा। तो इस शाई को हम लोग बोलते हैं इलेक्ट्रिकल ससेप्टिबिलिटी ऑफ अ डाइलेक्ट्रिक। और ये वाला जो है ये जबरदस्ती हम लोग डाले हैं, ठीक है। परमिटिविटी ऑफ फ्री स्पेस को जबरदस्ती डाले हैं ताकि इस क्वांटिटी को डायमेंशनलेस बना सके फॉर सेक ऑफ कन्वीनियंस। तो यहाँ पे ये सब कुछ प्रॉपर्टी दिया हुआ है, ठीक है, कि काई का वैल्यू कैसा होने से क्या होता है। अगर काई डिपेंड्स अपॉन डेंसिटी ऑफ अ मीडियम, ठीक है, काई विल डिपेंड अपॉन दो चीज के ऊपर डिपेंड करता है, एक डेंसिटी ऑफ डाइलेक्ट्रिक और दूसरा पोलराइजेबिलिटी पे, ठीक है। काई विल डिपेंड अपॉन दिस टू थिंग्स, ये दो चीजों के ऊपर काई डिपेंड करेगा। अगर काई इलेक्ट्रिक फील्ड के ऊपर डिपेंड नहीं करता है, बहुत सारा केसेस होता है जहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड के ऊपर डिपेंड करता है, अगर काई कांस्टेंट है फॉर डिफरेंट इलेक्ट्रिक फील्ड, तो इस सब टाइप के मीडियम को हम लोग बोलते हैं लीनियर डाइलेक्ट्रिक, ठीक है। हम लोग लीनियर डाइलेक्ट्रिक के बारे में ही ज़्यादातर पढ़ेंगे। फिर इसका ऑपोजिट जो होता है, इफ काई डिपेंड्स ऑन ई, तो इस टाइप के मीडियम को हम लोग बोलते हैं नॉन लीनियर डाइलेक्ट्रिक, ठीक है। इसको हम लोग स्टडी नहीं करेंगे। फिर एक और होता है कि काई डज नॉट डिपेंड अपॉन डायरेक्शन ऑफ ई। अब बहुत सारा ऐसा मीडियम होता है, ठीक है, ये हम लोग का डाइलेक्ट्रिक मीडियम है, इसमें अगर इस तरफ इलेक्ट्रिक फील्ड लगाते हो तो एक वैल्यू ऑफ ससेप्टिबिलिटी मिलेगा काई, अगर इस तरफ इलेक्ट्रिक फील्ड लगाते हो तो दूसरा वैल्यू मिलेगा काई का, ठीक है, अलग टाइप का वैल्यू मिलेगा। सेम मटेरियल है, सेम इलेक्ट्रिक फील्ड लगा रहे हो, इस तरफ लगाते हो तो अलग वैल्यू, इस तरफ लगाते हो तो अलग वैल्यू, ठीक है। इस सब टाइप के मीडियम को हम लोग बोलते हैं एनाइसोट्रोपिक डाइलेक्ट्रिक। और जिस केस में दोनों वैल्यू इक्वल होगा, सब डायरेक्शन में इलेक्ट्रिक फील्ड कोई भी डायरेक्शन में लगाओ, काय का वैल्यू हमेशा सेम आता है, तो उस सब टाइप के मीडियम को बोलते हैं हम लोग आइसोट्रोपिक डाइलेक्ट्रिक। हम लोग ज़्यादातर अपने कोर्स में आइसोट्रोपिक डाइलेक्ट्रिक पढ़ेंगे जो लीनियर डाइलेक्ट्रिक है, ठीक है, और साथ ही होमोजेनियस है। होमोजेनियस का मतलब क्या हुआ, ये सारा लिटरल मीनिंग है, ठीक है। आइसोट्रोपिक का लीनियर मीनिंग पढ़ के देखो डिक्शनरी में, उसका क्या मतलब है, वही सेम मतलब इसके ऊपर भी अप्लाई होता है, आइसोट्रोपिक डाइलेक्ट्रिक, ठीक है। लीनियर मतलब लीनियरिटी फॉलो करता है, ये जैसे हो गया लीनियर इक्वेशन हो गया। अगर यहाँ पे ये ई के ऊपर डिपेंड करेगा काई, तो ये वाला ई स्क्वायर या ई क्यूब कुछ एक हो जाएगा, तो उस केस में ये लीनियर इक्वेशन नहीं रहेगा। तो लीनियरिटी, काई डज नॉट डिपेंड ऑन ई, देन लीनियर डाइलेक्ट्रिक। आइसोट्रोपिक इसका लिटरेचर में जो मीनिंग है इंग्लिश में, वही सेम मीनिंग यहाँ पे भी एप्लीकेबल है। होमोजेनियस के केस में भी सेम, होमोजेनियस मतलब क्या होता है, थ्रू आउट सेम रहेगा, कोई चेंज नहीं होगा। हेट्रोजेनियस मतलब अलग अलग, ठीक है। जैसे हम लोग का क्लास में जो स्टूडेंट सब है वो सब हेट्रोजेनियस है। कोई, अगर हम लोग डिस्ट्रिक्ट के हिसाब से सबको डिवाइड करें तो कोई हो सकता है बक्सर से आया हो, कोई भोजपुर से आया हो, तो हो सकता है कोई भोजपुर से आया हो, कोई बक्सर से आया हो, कोई कहीं से आया हो। तो ये जो हो गया हम लोग का हेट्रोजेनियस मीडियम हो गया। लेकिन अगर सारे के सारे स्टूडेंट हम लोग मान लें कि बक्सर से ही हैं, तो वो हो जाएगा होमोजेनियस उस केस में, मतलब सेम थ्रू आउट, उसको हम लोग बोलते हैं होमोजेनियस। तो हम लोग होमोजेनियस मटेरियल को स्टडी करेंगे। तो ये सारा कुछ कुछ डेफिनेशन है, इसको हम लोग देखो अभी नीचे यूज करेंगे, ठीक है। ये यहाँ पे यूज किए, मोस्ट डाइलेक्ट्रिक मीडियम आर होमोजेनियस, आइसोट्रोपिक एंड लीनियर मीडियम। दिस मीडियम आर सिंपली कॉल्ड डाइलेक्ट्रिक। जब तक हम लोग अलग से नहीं बोले कि कोई मीडियम हेट्रोजीनियस है या एनाइसोट्रोपिक है या नॉन लीनियर है, तब तक हम लोग मान के चलेंगे कि हम लोग जब भी वर्ड डाइलेक्ट्रिक यूज करेंगे तो ये तीनों चीज भी इम्प्लाइड है, कि वो मीडियम होमोजीनियस होगा, आइसोट्रोपिक भी होगा और लीनियर भी होगा, ठीक है। तो इस सब टाइप के मटेरियल में हम लोग क्या लिख सकते हैं, हम लोग का डिस्प्लेसमेंट वेक्टर को, इलेक्ट्रिक डिस्प्लेसमेंट वेक्टर को हम लोग लिख सकते हैं, ये वाला चीज, ये सेम हम लोग जो यहाँ पे डिफाइन किए थे, कहाँ गया डेफिनेशन, ये रहा, यहाँ पे जो हम लोग डिफाइन किए थे वही सेम चीज को हम लोग यहाँ पे लिखें और P की जगह ये वाला एक्सप्रेशन यूज करेंगे।
तो ये वाला वैल्यू जो है हम लोग का सेम रहेगा, ये रहा P। P इज नाउ इक्वल टू दिस क्वांटिटी। इसमें से ये जो एप्सिलॉन 0 है इसको बाहर निकाल देते हैं हम लोग इस तरफ यहाँ पे, और E को इस तरफ बाहर निकाल देते हैं इलेक्ट्रिक फील्ड को। तो ये जो वैल्यू बचा, ये जो वैल्यू बचा है इसको हम लोग बोलते हैं, इस सिंबल से रिप्रेजेंट करते हैं, एप्सिलॉन इलिप्सॉन से, ठीक है। एंड दिस इज इक्वल टू दिस। इस चीज को हम लोग बोलते हैं परमिटिविटी ऑफ अ मीडियम। ये जो क्वांटिटी है इसको हम लोग बोलते हैं परमिटिविटी ऑफ अ गिवन मीडियम, ठीक है। यहाँ पे जो काई हो गया, ये हो गया हम लोग का ससेप्टिबिलिटी, ये हो गया परमिटिविटी ऑफ अ गिवन मीडियम, ठीक है। और ये किसके ऊपर डिपेंड करेगा? ससेप्टिबिलिटी के ऊपर डिपेंड करता है। तो वैक्यूम में क्या होगा हम लोग का? ससेप्टिबिलिटी 0 हो जाएगा, उसमें कोई पोलराइजेशन नहीं होता है। इलेक्ट्रिक फील्ड लगाओगे तो वैक्यूम में कोई पोलराइजेशन इंड्यूस नहीं होता, कोई मॉलिक्यूल ही नहीं है तो कहाँ से पोलराइजेशन होगा। तो उस केस में क्या होता है, हम लोग का काई का वैल्यू 0 हो जाता है। तो उस केस में अगर यहाँ पे काई का वैल्यू हम लोग 0 कर देंगे तो हम लोग का परमिटिविटी ऑफ वैक्यूम क्या हो जाएगा? सेम एज दिस क्वांटिटी, परमिटिविटी ऑफ फ्री स्पेस, ठीक है। फिर एक और क्वांटिटी हम लोग डिफाइन करते हैं जिसको हम लोग बोलते हैं रिलेटिव परमिटिविटी। रिलेटिव परमिटिविटी क्या है? रेशियो ऑफ परमिटिविटी बाई एब्सोल्यूट परमिटिविटी ऑफ फ्री स्पेस। इसको हम लोग बोलते हैं रिलेटिव परमिटिविटी या फिर डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट। तो डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट का वैल्यू निकालना तो क्या करना है, इसको यहाँ से नीचे भेज देना है। नीचे भेज दिया तो ये वाला जो वैल्यू है इसको हम लोग बोलते हैं डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट। ये रहा डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट। तो अब कोई भी मीडियम का डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट कैलकुलेट करना है, अगर हम लोग को इलेक्ट्रिकल ससेप्टिबिलिटी दिया हुआ है तो हम लोग उसका डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट कैलकुलेट कर सकते हैं, ठीक है। ये सेम डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट आ गया तुम लोग का। ये वाला एक्सप्रेशन किए हो तुम लोग इससे आगे? यस सर। ये वाला भी हो चुका है, चलो बढ़िया है फिर। तो अब हम लोग का आ गया पॉइसन एंड लैप्लास इक्वेशन इन डाइलेक्ट्रिक। ये सारा कुछ एकदम सेम हो गया, एकदम उसका जो आगे हम लोग किए थे इलेक्ट्रिक फील्ड के केस में, सेम उसी का रिपीटेशन है, ठीक है। तो इस केस में क्या है, हम लोग का गॉस लॉ ये हो गया इन डिफरेंशियल फॉर्म। यहाँ पे सिर्फ याद रखना है दिस इज फ्री चार्ज और दिस इज डाइलेक्ट्रिक इलेक्ट्रिक डिस्प्लेसमेंट, ठीक है। ये हो गया हम लोग का फ्री चार्ज इलेक्ट्रिक डिस्प्लेसमेंट। गॉस लॉ में क्या होता है, फॉर वैक्यूम के केस में हम लोग जो लिखते हैं, गॉस लॉ हम लोग का कुछ इस तरह से लिखा जाता है, डाइवर्जेंस ऑफ ई इज इक्वल टू ये ना परमिटिविटी ऑफ फ्री स्पेस। तो ये वाला टर्म यहाँ पे नहीं रहेगा, ये वाला टर्म कहाँ चला गया है, ये वाला टर्म हम लोग का इसके अंदर चला गया, और पोलराइजेशन भी इसके अंदर आ गया है, ये दोनों इसके अंदर आ गया डी के अंदर। और यहाँ पे ये बच जाएगा सिर्फ रो फ्री, जो फ्री चार्ज है वो वाला, जो बॉन्ड चार्ज है उसका सारा एक्सप्रेशन इसके अंदर आ गया है, ये रहा, ठीक है। अब एक लीनियर होमोजेनियस आइसोट्रोपिक डाइइलेक्ट्रिक के केस में ये सारा डेफिनेशन इसलिए एक्सप्लेन किए। देखो इसके बिना ये वाला एक्सप्रेशन नहीं लिख सकते। अगर हम लोग के पास होमोजेनियस मीडियम नहीं है तो हम लोग ये एक्सप्रेशन नहीं लिख सकेंगे, आइसोट्रोपिक नहीं है तो भी नहीं लिख सकते, लीनियर नहीं है तो भी नहीं लिख सकते। तो ये तीनों कंडीशन जब फुलफिल करेगा तब हम लोग ये एक्सप्रेशन लिख सकते हैं, जो एक्सप्रेशन यहाँ पे डिराइव किए हैं, डी इज इक्वल टू दिस वैल्यू, ठीक है। उसी केस में हम लोग का पॉइसन और लैप्लास इक्वेशन से हम लोग डील कर सकते हैं, ठीक है। बाकी केस में थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड हो जाएगा, वो सबसे हम लोग डील नहीं करेंगे, हम लोग सिंपल सिंपल केस में डील करेंगे। तो उस केस में हम लोग ये लिख सकते हैं डी की जगह। और हम लोग को इलेक्ट्रिक फील्ड का पता ही है, इलेक्ट्रिक फील्ड को हम लोग ऐसे लिख सकते हैं डाइवर्जेंस ऑफ ई इज इक्वल टू दिस। तो उस केस में ये वाला एक्सप्रेशन जो है हम लोग का क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा, ये जो ऊपर वाला एक्सप्रेशन है अगर ये वैल्यू डाल दें यहाँ पे, ये तो कांस्टेंट है, कांस्टेंट बाहर आ जाएगा, परमिटिविटी बाहर आ जाएगा, परमिटिविटी बाहर आके क्या हो जाएगा, नीचे आ जाएगा, ये रहा परमिटिविटी नीचे आ गया। तो यहाँ पे ये हम लोग का परमिटिविटी है, ठीक है। तो ये हो गया अब हम लोग का गॉस लॉ फॉर डाइलेक्ट्रिक। कौन सा डाइलेक्ट्रिक के लिए? नॉट फॉर एवरी डाइलेक्ट्रिक, दिस इज ओनली ट्रू फॉर लीनियर होमोजेनियस एंड आइसोट्रोपिक डाइलेक्ट्रिक, ठीक है। अब ये वाला जो लॉ है, ये जो है ये फंडामेंटल लॉ है, ये हमेशा ट्रू रहता है कि हम लोग इलेक्ट्रिक फील्ड को एज अ ग्रेडियंट ऑफ
पोटेंशियल एक्सप्रेस कर सकते हैं। तो उस केस में अगर ये वैल्यू यहाँ पे डालेंगे तो हम लोग को ये एक्सप्रेशन मिलेगा। इसको हम लोग बोलते हैं पॉइसन इक्वेशन फॉर डाइलेक्ट्रिक। सेम है आगे जैसा, एकदम एग्जैक्टली सेम है, बस खाली यहाँ पे परमिटिविटी ऑफ फ्री स्पेस की जगह परमिटिविटी ऑफ डाइलेक्ट्रिक मीडियम डाल दो। और ये परमिटिविटी का वैल्यू क्या है ये याद रखना बहुत जरूरी है। ये परमिटिविटी का वैल्यू यहाँ से मिलेगा, ये रहा, इन टर्म्स ऑफ ससेप्टिबिलिटी। और अगर ऐसा कोई जगह हो जहाँ पे कोई फ्री चार्ज नहीं है, कोई डाइलेक्ट्रिक में हो ही सकता है कि हम लोग के पास कोई फ्री चार्ज नहीं है, तो उस केस में क्या होगा, ये जीरो हो जाएगा और ये हो जाएगा हम लोग का एक्सप्रेशन। तो इसको हम लोग बोलेंगे लैप्लास इक्वेशन फॉर डाइलेक्ट्रिक। ठीक है, अब हम लोग ये वाला पोर्शन भी हो गया। अब हम लोग को क्या करना है, पॉइंट चार्ज के चलते इलेक्ट्रिक फील्ड निकालना है। ठीक है, एक डाइलेक्ट्रिक के अंदर हम लोग के पास एक पॉइंट चार्ज है Q। ये एक बहुत बड़ा इनफाइनाइट डाइलेक्ट्रिक मीडियम हो गया, उसके अंदर हम लोग का पॉइंट चार्ज Q है। तो इसके चलते हम लोग को इलेक्ट्रिक फील्ड निकालना है। ये हो गया हम लोग का जो पॉइंट चार्ज जो है, ये हो गया हम लोग का फ्री चार्ज। तो इसके ऊपर हम लोग ये गॉस लॉ अप्लाई करेंगे फॉर डाइलेक्ट्रिक। गॉस लॉ फॉर डाइलेक्ट्रिक क्या है, D.ds इज इक्वल टू Q फ्री। तो यहाँ पे हम लोग फ्री चार्ज को Q से रिप्रेजेंट कर रहे हैं, Q लिखे हैं, फ्री हटा दिए इसलिए। तो इस केस में क्या करेंगे, अगर ये अब देखो यहाँ पे भी हम लोग इस केस में भी एज्यूम किए हैं कि ये लीनियर है, आइसोट्रोपिक है, होमोजेनियस है। उसी केस में हम लोग इसको सही से अप्लाई कर सकते हैं। तो इस केस में क्या करेंगे हम लोग, वैसे ही जैसे आगे वाले केस में इलेक्ट्रिक फील्ड निकाल सकते हैं गॉस थ्योरम से, गॉस लॉ से, वैसे ही सेम इस केस में भी निकालेंगे। सर हाँ बोलो। सर आइसोट्रॉपिक को होमोजेनियस और लीनियर बोल सकते हैं ना सर? किसको? आइसोट्रॉपिक डाइलेक्ट्रिक को। आइसोट्रोपिक नहीं, नहीं बोल सकते। आइसोट्रोपिक को होमोजेनियस भी नहीं बोल सकते। आइसोट्रोपिक हो गया डायरेक्शन के ऊपर डिपेंड करता है। ठीक है, अलग अलग डायरेक्शन में जब ओके हम लोग फील्ड लगाते हैं तो उसके चलते क्या उसमें चेंज हो रहा है। और होमोजेनियस हो गया थ्रू आउट सेम है, एकदम होमोजेनियस है। ठीक है, मतलब एकदम समान है, कोई भेदभाव नहीं। इधर से उधर गए तो भी तुमको वैसा ही लगेगा जैसे यहाँ पे लग रहा है। ठीक है, इस जगह पे जैसा लग रहा है सेम वैसा फीलिंग आएगा यहाँ पर भी, सेम वैसा फीलिंग आएगा यहाँ पर, सब जगह होमोजेनियस है। तो कोई एक मीडियम एनाइसोट्रोपिक हो सकता है और होमोजेनियस हो सकता है। ठीक है, एनाइसोट्रोपिक हो गया मतलब क्या हुआ, यहाँ पे उसका अलग वैल्यू है, यहाँ पे उसका अलग वैल्यू है इस डायरेक्शन में। जब इस डायरेक्शन में फील्ड लगाए तो अलग वैल्यू, इस डायरेक्शन में फील्ड लगाए तो अलग वैल्यू। अब ये वाला चीज़ यहाँ पे भी ट्रू हो सकता है। तो ये आइसोट्रोपिक हुआ, ये सॉरी एनाइसोट्रोपिक मीडियम हो गया। ठीक है, और होमोजीनियस है। होमोजीनियस क्यों है, क्योंकि यहाँ पे जितना उसका वैल्यू है उतना ही वैल्यू यहाँ पर भी उसका उतना ही है, कोई चेंज नहीं हुआ। अब हो सकता है कि ये एनाइसोट्रोपिक मीडियम हो, उसका यहाँ पे एक अलग वैल्यू है, यहाँ पे एक अलग वैल्यू है, और इस पॉइंट में जाके फिर वो वैल्यू चेंज हो जाएगा। तो ये नॉन होमोजीनियस मीडियम हो गया। ठीक है, समझ में आया? हाँ सर। तो वो वाला टर्म्स को फिर से एक बार पढ़ो और एक दूसरे के साथ ओवरलैप करवा के देखो। देखो ओवरलैप नहीं होगा, इसलिए हम लोग ये सारा चीज़ अलग अलग से बोलते हैं। इसको होमोजीनियस भी होना चाहिए, आइसोट्रोपिक भी होना चाहिए और लीनियर भी होना चाहिए। ठीक है, तो सपोज हम लोग के पास एक चार्ज है Q एक डाइलेक्ट्रिक मीडियम के अंदर। ठीक है, तो इस केस में हम लोग क्या करते हैं, ये सारा चीज़ मान लिए हैं। तो इस केस में क्या होगा, हम लोग का इलेक्ट्रिक फील्ड वेक्टर, ये जो इलेक्ट्रिक फील्ड वेक्टर है, ये डिस्प्लेसमेंट और P, एक मिनट रुको। हाँ सर बोलिए। हेलो, ये क्लास ले रहे हैं, 10 मिनट में खत्म। हेलो, क्लास में है सर। हेलो, हेलो, सुनाई दे रहा है? यस सर। जी सर। हाँ सर। फिर से ये वाला आ गया। ओके, तो इस केस में हम लोग को अब इलेक्ट्रिक फील्ड निकालना है। ठीक है,
तो इसमें हम लोग सेम आगे वाला जैसा ही गॉस लॉ अप्लाई करते थे सेम टाइप से अप्लाई करेंगे, ठीक है। लेकिन इस बार इलेक्ट्रिक फील्ड की जगह हम लोग जो टर्म यूज करेंगे वो है हम लोग का एक मिनट रुक जाओ। तो उसकी जगह हम लोग का हो जाएगा ये इलेक्ट्रिक डिस्प्लेसमेंट वेक्टर, ठीक है। तो क्योंकि हम लोग इसको होमोजेनियस ले लिए मीडियम को, तो इसके इसमें क्या होगा, ये जो इलेक्ट्रिक फील्ड वेक्टर है, डिस्प्लेसमेंट वेक्टर है और पोलराइजेशन, ये सारा का सारा एक ही डायरेक्शन में पॉइंट करेगा और सारा का सारा रेडियली आउटवर्ड डायरेक्शन में पॉइंट करेगा, ठीक है। इसका हम लोग फिगर देखेंगे थोड़ी देर में कि कैसे पी रेडियली आउटवर्ड डायरेक्शन में पॉइंट कर रहा है। तो इस केस में क्या है, हम लोग एक गॉसियन स्फीयर बना सकते हैं, फिर कमेंट है। तो यहाँ पे एक गॉसियन स्फीयर बना सकते हैं ऑफ रेडियस आर। तो उस केस में क्या होगा, ये डी इज कॉन्स्टेंट ऑन दिस सरफेस, इसको बाहर निकाल देंगे और ये वाला जो है अंदर का जो एरिया का इंटीग्रेशन निकालना है, तो एरिया क्या हो जाएगा 4 पाई आर स्क्वायर हो जाएगा। तो वही सेम आगे वाले टेक्निक क्यू बाई 4 पाई आर स्क्वायर हो गया हम लोग का। अब क्योंकि हम लोग का ये सब एजम्पशन कर चुके हैं हम लोग, होमोजेनियस, आइसोट्रोपिक, लीनियर, तो उस केस में हम लोग क्या लिख सकते हैं, डी इज इक्वल टू दिस थिंग परमिटिविटी इंटू ई। तो इलेक्ट्रिक फील्ड इज इक्वल टू डी बाई परमिटिविटी। तो उस केस में हम लोग यहाँ पे इसको रिप्लेस कर देंगे सिर्फ। तो इस केस में यहाँ पे देखो परमिटिविटी नीचे आएगी, पहले क्या था वैक्यूम के केस में एब्सोल्यूट ये था परमिटिविटी ऑफ फ्री स्पेस, अब देखो परमिटिविटी ऑफ अ डाइलेक्ट्रिक मीडियम आ जाएगा उसकी जगह, ठीक है। तो ये हो जाएगा हम लोग का इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू पॉइंट चार्ज प्लेस्ड इनसाइड डाइलेक्ट्रिक। तो यहाँ पे परमिटिविटी ऑफ फ्री स्पेस की जगह परमिटिविटी ऑफ मीडियम डालना, सिर्फ इतना डालना है। इसको हम लोग डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट के टर्म्स में भी एक्सप्लेन कर सकते हैं, ये रहा डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट का डेफिनेशन ये है, तो उसको इस तरह से भी लिख सकते हैं। तो ये हो गया हम लोग का, देखो ये वाला जो पोर्शन है, दिस इज सेम एज ड्यू टू फ्री चार्ज डिवाइडेड बाई के। तो इसके इसमें क्या हो रहा है, डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट हमेशा ग्रेटर देन 1 होता है। देखो यहाँ पे देखो डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट इज ऑलवेज ग्रेटर देन 1, काई हमेशा पॉजिटिव होता है और यहाँ पे 1 है, ठीक है। तो हम लोग का ये जो डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट का वैल्यू है के इज इक्वल टू 1 प्लस काई, तो ये हमेशा ग्रेटर देन 1 होता है। तो उस केस में क्या होगा, ग्रेटर देन 1 होने से ये वाला चीज लेस देन वैल्यू ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड इन वैक्यूम हो जाएगा, ठीक है। इतना वैल्यू से रिड्यूस हो जाता है, ये देखो रिड्यूसेस बाई फैक्टर ऑफ के, ठीक है। और ये फिजिकली कैसे हो रहा है, अगर हम लोग अपने पास एक चार्ज रखते हैं, पॉजिटिव चार्ज क्यू ले लेते हैं, तो उसके चलते क्या होगा, इस डाइलेक्ट्रिक मीडियम में पोलराइजेशन इंड्यूस होगा, ये इलेक्ट्रिक फील्ड प्रोड्यूस करेगा रेडियली आउटवर्ड डायरेक्शन में। इलेक्ट्रिक फील्ड प्रोड्यूस करेगा और जिस डायरेक्शन में फील्ड प्रोड्यूस करेगा इसके अंदर क्या होगा, पोलराइजेशन भी उसी डायरेक्शन में इंड्यूस होगा। तो ये देखो इस तरह से पोलराइजेशन इंड्यूस होगा, ये प्लस चार्ज है तो यहाँ पे माइनस 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 माइनस। अब ये देखो यहाँ पे क्या हो रहा है, यहाँ पे प्लस चार्ज है और इसके चलते ये माइनस चार्ज इसके चारों तरफ आ गया। तो इसके चलते क्या होता है, इफेक्टिवली जो पॉजिटिव चार्ज है उसका वैल्यू थोड़ा कम हो जाता है, इफेक्टिव वैल्यू कम हो जाता है, और इसी के चलते हम लोग का इलेक्ट्रिक फील्ड रिड्यूस कर जाता है बाई फैक्टर के। ये है फिजिकल सिग्निफिकेंस ऑफ डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट, ठीक है। ये वाली चीजें तुम लोग ऑलरेडी कर चुके हो, फिर से एक और बार रिवीजन किया। अब हम लोग को क्या करना है, जैसे हम लोग आगे वाले केस में बाउंड्री कंडीशन निकाले थे, सेम उसी टाइप से इसमें भी बाउंड्री कंडीशन निकालेंगे, ठीक है। तो यहाँ पे हम लोग के पास डिस्प्लेसमेंट वेक्टर है, दो मीडियम है, मीडियम 1 मीडियम 2, इसका डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट मान लेते हैं k1 है, इसका डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट मान लेते हैं k2 है। तो उस केस में क्या करते हैं हम लोग, फिर से एक पील शेप्ड बॉक्स लेते हैं और इसका जो एरिया है इसको हम लोग लेते हैं इक्वल टू ds। तो अब इसमें से टोटल फ्लक्स निकालेंगे, इस सरफेस में हो सकता है कुछ फ्री चार्ज हो या फिर बॉन्ड चार्ज हो, सरफेस चार्ज डेंसिटी हो, सरफेस चार्ज डेंसिटी सपोज इक्वल टू रो। तो उस केस में हम लोग गॉस लॉ यूज करके
डाइलेक्ट्रिक का गॉस लॉ यूज करके क्या लिख सकते हैं, इस सरफेस पे इंटीग्रेशन करेंगे तो उसका ये वाला आएगा इंटीग्रेशन का वैल्यू, और ये नीचे वाले सरफेस पे जब इंटीग्रेट करेंगे तो उसका ये वैल्यू आएगा। यहाँ पे नेगेटिव साइन क्यों आ रहा है, डी का वैल्यू हम लोग इस तरफ लिए हैं और इसका नॉर्मल जो होता है सरफेस का, ये वाला सरफेस का जो नॉर्मल होगा वो कहाँ होगा, इस डायरेक्शन में होगा, तो ये दोनों अपोजिट डायरेक्शन में है इसलिए माइनस साइन। तो d1 डॉट एन इंटू डी एस, ये हो गया फ्लक्स टू दिस सरफेस, फ्लक्स टू दिस सरफेस, ये दोनों को ऐड कर दिए क्योंकि यहाँ पे दोनों का साइन अलग है, डिस्प्लेसमेंट वेक्टर का और इसका नॉर्मल का, दोनों का साइन अलग है इसलिए नेगेटिव साइन आ जाता है। तो ये हो गया हम लोग का टोटल फ्लक्स। इसमें जो साइड से फ्लक्स निकलता है उसको हम लोग जीरो पकड़ ले रहे हैं, क्यों, क्योंकि हम लोग मानते हैं कि ये वाला जो लेंथ है ये बहुत छोटा है, ऑलमोस्ट जीरो है, एकदम इंटरफेस के बीच में, दोनों के बीच में, तो इट इज़ ऑलमोस्ट जीरो, तो यहाँ से कोई फ्लक्स नहीं निकल रहा है। तो ये हो गया हम लोग का इस गॉसियन फील्ड बॉक्स का इंटीग्रेशन, यहाँ पे गॉस लॉ। तो इस केस में हम लोग क्या कर सकते हैं, सरफेस को तीनों जगह से कैंसिल कर सकते हैं, एक ही सरफेस है, यहाँ पे भी डेल्टा एस होगा, ठीक है। तो हम लोग के पास बचेगा d2 माइनस d1 डॉट एन कैप इंटू सिग्मा। तो ये एन कैप मतलब क्या हो गया, नॉर्मल डायरेक्शन, इस सरफेस से नॉर्मल डायरेक्शन, तो इसका मतलब हो गया यहाँ पे इसका जो नॉर्मल कंपोनेंट है वो वाला कंपोनेंट। डॉट प्रोडक्ट मतलब क्या हुआ, हम लोग इसका कंपोनेंट ले रहे हैं या प्रोजेक्शन कर रहे हैं इस पे, तो इसको हम लोग लिखते हैं d2 n के हिसाब से, नॉर्मल कंपोनेंट इस डायरेक्शन में। तो ये हो गया हम लोग का d2n माइनस d1n इज इक्वल टू सिग्मा। तो ये वाला जो है इट चेंजेस डिसकंटिन्यूअसली, इलेक्ट्रिक फील्ड भी डिसकंटिन्यूअसली चेंज होता है, ठीक है। अगर हम लोग का कोई सरफेस में सिग्मा इज इक्वल टू जीरो, कोई सरफेस चार्ज डेंसिटी नहीं है, तो इलेक्ट्रिक डिस्प्लेसमेंट विल चेंज कंटिन्यूअसली, ठीक है, दोनों जगह सेम रहेगा वैल्यू उसका, एकदम कंटिन्यूअसली चेंज करेगा। और अगर सिग्मा इज नॉट इक्वल टू जीरो तो ये डिसकंटिन्यूअसली चेंज करेगा, ठीक है। अब वैसे ही हम लोग टेंजेंशियल कंपोनेंट के साथ डील करेंगे, इसका सेम ट्रीटमेंट है एज इलेक्ट्रिक फील्ड, ठीक है। हम लोग ये वाला एक्सप्रेशन यूज किए थे कि क्लोज लूप में ई डॉट डी एल फॉर क्लोज लूप लाइन इंटीग्रल इज इक्वल टू जीरो, ये प्रॉपर्टी है इलेक्ट्रिक फील्ड का, बिकॉज कर्ल ऑफ ई इज जीरो। तो उस केस में ये वाला एक्सप्रेशन लिख सकते हैं, यहाँ पे लाइन इंटीग्रेशन कर रहे हैं इसके साथ, यहाँ पे लाइन इंटीग्रेशन, यहाँ पे लाइन इंटीग्रेशन, यहाँ पे लाइन इंटीग्रेशन, यहाँ पे लाइन इंटीग्रेशन। तो अभी देखो ये ई का डायरेक्शन, ई1 का डायरेक्शन और ये डेल्टा एल का डायरेक्शन सेम है, तो यहाँ पे पॉजिटिव है। यहाँ पे ई2 इस डायरेक्शन में जा रहा है और इलेक्ट्रिक फील्ड इस डायरेक्शन में जा रहा है, ऑपोजिट है इसलिए यहाँ पे माइनस है, दिस इज इक्वल टू जीरो। तो इस केस में क्या होगा, दिस टू पार्ट विल कैंसिल, तो ये ई1 टेंजेंशियल कंपोनेंट और इसका ई2 का टेंजेंशियल कंपोनेंट, ये दोनों एक दूसरे के इक्वल होता है। तो ये वाला चीज़ यहाँ पे लिखा हुआ है, ये वाला चीज़ ऑलरेडी हम लोग कर चुके हैं आगे वाले में इलेक्ट्रिक फील्ड वाले केस में, तो वो सेम का सेम यहाँ पे भी होल्ड करेगा। तो इस केस में हम लोग देखते हैं कि टेंजेंशियल कंपोनेंट ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड इज कंटिन्यूअस अक्रॉस द इंटरफेस, ठीक है। इसी के साथ हम लोग का ये वाला जो पार्ट है ये पूरा हो गया ऑलमोस्ट, आ गया सिलेबस। तो इसमें ये जो छोटा मोटा एक दो पोर्शन बचा हुआ है उस सबको हम लोग बाद में करेंगे, लास्ट में। लास्ट में कौन सा करेंगे, ये पॉइंट चार्ज एट सेंटर ऑफ ये वाला हो गया है, चार्ज इन फ्रंट ऑफ डाइलेक्ट्रिक स्लैब वाला बचा है, डाइलेक्ट्रिक स्लैब एंड डाइलेक्ट्रिक स्फीयर इन यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड, ये तीन पोर्शन बचा हुआ है। यहाँ पे बचा हुआ है मिरर चार्ज का, तो ये सारा का सारा हम लोग एक साथ बाद में करेंगे। यहाँ पे अभी किसी को कोई चीज लेके डाउट है तो बताओ, कुछ समझ में नहीं आया हो तो। है कि नहीं है क्लास में कोई? है सर। हिमांशु यस सर। और कृष्णा है कि नहीं है? कृष्णा का तो आवाज ही नहीं आ रहा है, म्यूट करके रखा था, अभी पता नहीं, अनम्यूट किया हुआ है तो भी पता नहीं चल रहा है। सर एक बार वो इलेक्ट्रोस्टैटिक वाला बता दीजिए सर, बाउंड्री कंडीशन। इलेक्ट्रोस्टैटिक वाला कौन सा है, ये वाला? हाँ सर, बाउंड्री कंडीशन जो था ना सर, चार्ज वाला नॉर्मल रहता था तो सर वो डिसकंटिन्यूअस होता था हाँ और हाँ, टेंजेंशियल पे कंटिन्यूअस होता था। तो वही सेम ही है। उस केस में क्या करेंगे हम लोग, यहाँ पे ये वाला ले रहे हैं ना, डिस्प्लेसमेंट वाला गॉस लॉ ले रहे हैं, उसकी जगह यहाँ पे
ये आ जाएगा, सिर्फ ये क्वांटिटी आ जाएगा। बाकी सारा यस का सर। सारा ट्रीटमेंट सेम है। क्या होगा उसमें, देखो यहाँ से जो फ्लक्स निकल रहा है वो क्या है, उस तो फ्लक्स सर को कंसीडर करो। डाइलेक्ट्रिक्स में भी हम पोटेंशियल ले सकते हैं सर? डाइलेक्ट्रिक, हाँ डाइलेक्ट्रिक के अंदर भी पोटेंशियल होता है। डाइलेक्ट्रिक का पोटेंशियल निकाले ना हम लोग इस वाले में, मॉड्यूल 2 में निकाले ना डाइलेक्ट्रिक का पोटेंशियल। यस सर। यहाँ पे निकाल दें, उसका पोटेंशियल होता है। कहाँ गया पोटेंशियल, ये रहा, पूरा कैलकुलेशन किए उसका, फ्री चार्ज बॉन्ड चार्ज उसी से तो निकाले, पोटेंशियल टर्म से तो निकाले ना। और बताओ। ओके सर। तो इसका जो यहाँ पे जो ट्रीटमेंट है ना, वो सेम जो सेम ट्रीटमेंट उसमें है इलेक्ट्रिक फील्ड में। वहाँ पे तुम ये वाला चीज फिर से देखना, ठीक है, ये वाला यस सर। एक्सप्रेशन रहेगा वहाँ पे। और यही वाला सेम ट्रीटमेंट हम लोग यूज करेंगे मैग्नेटिक फील्ड में। ये वाला टॉपिक तुम लोग का 4 बार है, ठीक है, बाउंड्री कंडीशन वाला। तो कोई भी एक बाउंड्री कंडीशन तुम लोग को एग्जाम में दे सकता है, बहुत कॉमन है ये क्वेश्चन। हम लोग का सिलेबस कहाँ है, सिलेबस 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 तो ये देखो, बाउंड्री कंडीशन हम लोग का कम से कम भी 3 से 4 बार आएगा। इस जगह पे है बाउंड्री कंडीशन, ठीक है, बाउंड्री कंडीशन, ठीक है, इलेक्ट्रोस्टैटिक फील्ड और इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल। तो यहाँ पे 2 बाउंड्री कंडीशन हो गया समझ लो। फिर यहाँ पे एक और बाउंड्री कंडीशन है डाइइलेक्ट्रिक में, ठीक है, 3 हो गया। फिर स्टोक्स्थिरोमीटर, मैग्नेटोस्टैटिक्स, ये रहा बाउंड्री कंडीशन ऑफ बी एन एच, बी का अलग एच का अलग। तो यहाँ पे हो गया 5 टाइम्स हम लोग का बाउंड्री कंडीशन आ चुका है ऑलरेडी। ये सब अलग है, ये भी अलग है, ये भी अलग है। तो 5 बार हम लोग को बाउंड्री कंडीशन निकालना पड़ेगा, ठीक है। और सारा का सारा ट्रीटमेंट सेम है, एक को कर लोगे और बाकी सबका एक्सप्रेशन याद रखोगे तो सबका सब आराम से हो जाएगा। और बहुत सिंपल चीज़ है, सिर्फ गॉसियन सरफेस बनाना है, ठीक है। टेंजेंशियल कंपोनेंट के लिए इस तरह का लाइन बनाना है, लूप बनाना है, और नॉर्मल कंपोनेंट के लिए इस टाइप का गॉसियन फील्ड बॉक्स बनाना है। एक में लाइन इंटीग्रेशन करना है, दूसरे में हम लोग को वॉल्यूम इंटीग्रेशन करना है या फिर सरफेस इंटीग्रेशन करना है। इतना सही सिंपल सा चीज़ है। तो ये सब में ज़्यादा टाइम नहीं लगता, बस ये एक्सप्रेशन सब थोड़ा सा लिखना पड़ेगा कि ऐसा करके 2 सरफेस है, इसमें हम लोग एक फील्ड बॉक्स बनाए हैं, उसका थिकनेस बहुत कम है, इतना कम है कि इधर से कुछ फ्लक्स नहीं निकल रहा है, जो भी फ्लक्स निकलता है ऊपर से या नीचे से निकलता है। और फिर ये वाला एक्सप्रेशन लिखोगे, बस हो गया। और कोई डाउट किसी को? तो ठीक है, किसी को कोई डाउट नहीं है तो ये सेकेंड मॉड्यूल भी हम लोग का कंप्लीट हो गया है। इसके बाद वाले क्लास में हम लोग ये थर्ड मॉड्यूल से डील करेंगे। अभी हम लोग के पास टाइम बहुत कम है, हम लोग को हो सकता है अप्रैल में हम लोग का एग्जाम होगा और अप्रैल में शायद क्लासेस नहीं हो पाएगी। तो हम लोग जितना जल्दी हो सके इसको कंप्लीट करेंगे, ठीक है। इस दोनों का जो कैलकुलेशन है, दिस आर ऑलमोस्ट सिमिलर टू दिस पोर्शन। तो अभी मैं तुम लोग को कल कल का टाइम दूंगा, तुम लोग ये वाला और ये वाला पोर्शन कंप्लीट कर लो अच्छे से, ठीक है। ओके सर। सर जो क्वेश्चन आप दिए थे सर सॉल्व हाँ, करने के लिए, सर उसका सॉल्यूशन नहीं दीजिएगा? सॉल्यूशन तुम लोग आपस में शेयर करो एक दूसरे के साथ। कुछ हो नहीं रहा है तो तुम लोग को कोई अलग ग्रुप होगा, उस ग्रुप में डालो कि ये वाला सॉल्व नहीं हो रहा है, हेल्प करो। आपस में नहीं सॉल्व सर, करो, जब कोई नहीं वैसा होगा तो ग्रुप जब नहीं। क्लास खुलेगा ना ऑफलाइन, तब मेरे पास हाँ लेके सर। आना, कर देंगे सर। ओके सर। ठीक है, ठीक है, फिर चलो इसको एंड करते हैं सेशन को। एक मिनट अटेंडेंस ले थैंक यू लेते सर। हैं। मनीषा कुमारी क्या ऑनलाइन है क्या? मनीषा यस सर। क्लास सुन रही थी पूरा? यस सर। गुड, इसमें बहुत ज़्यादा जन है। ठीक है, मेरे पास वीडियो तो है ही, वीडियो से आ जाएगा। ठीक है, फिर चलो क्लास को एंड करते हैं।